आप सभी को शुभ संध्या। आज हिंदी साहित्य का एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत या पाश्चात्य विचारधारा के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। विखंडनवाद। बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल। यूजीसी नेट में कथन कारण के रूप में इसके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, या बाकी जगह आपसे क्वेश्चन पूछता है विखंडनवाद। तो इस पर आज चर्चा करेंगे। तो विखंडनवाद वास्तव में एक संरचनावाद के बाद जो उत्तर संरचनावाद आता है, उस विचारधारा का वाद है, मतलब उस समय का वाद है। उत्तर संरचनावादी विचारधारा से निकला हुआ वाद है। इसके प्रवर्तक के विषय में आप सभी वैसे बेहतर जानते हैं, जॉक देरिदा। ये तो इसकी बेसिक है। तो जो जॉक देरिदा थे वही विखंडनवाद के जनक माने जाते हैं, और इनकी किताब का नाम जो एग्जाम में पूछता है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ठीक है, तो अभी आ जाएगा। विखंडनवाद के जनक या प्रवर्तक आपके जॉक देरिदा हैं, और इनकी पुस्तक का नाम है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। तो ये किताब कब आती है? 1967 में। ये विखंडनवाद के लिए बेसिक है, जो कि अगर आता है तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, सहज रूप से। तो इतनी चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। और विखंडनवाद संरचनावाद के बाद आने वाले उत्तर संरचनावादी विमर्श से संबंधित है। संरचनावाद के बाद आने वाले उत्तर संरचनावाद, मतलब भाषिक समस्या या भाषिक विमर्श से संबंधित है। ये रहा विखंडनवाद का आपका क्या है, बेसिक। अब इसके पश्चात आप देखेंगे कि विखंडनवाद में वास्तव में क्या क्या चीजें हैं और कैसे हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, देरिदा के अनुसार, बस इसको आराम से समझना है, बहुत कठिन नहीं है। कुछ ही चीज़ें इसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, आपको वही समझनी है। तो सबसे पहले देरिदा के अनुसार जो विखंडन है, उसके 3 बीज शब्द हैं। इनका जो डिकंस्ट्रक्शन है, उसके 3 बीज शब्द हैं। कौन कौन से बीज शब्द हैं जो रूट वर्ड हैं, जो विखंडन को समझाने में आपकी मदद करते हैं? तो 3 हैं। पहला होता है भिन्नता, जिसको आप बोलते हैं डिफरेंस। इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं डिफरेंस। दूसरा आपका होता है निशान, जिसको आप बोलते हैं ट्रेस। किसी चीज को ट्रेस करना, पहचानना। और तीसरा होता है आपका आद्य लेखन, जिसको बोलते हैं आर्क राइटिंग। असल में पेपर में वो आर्क राइटिंग भी दे देगा, तो आपको दिक्कत में नहीं आना है, क्योंकि आद्य लेखन कई बार नहीं देता, इसीलिए दोनों लिख दे रहे हैं, आर्क राइटिंग। अब इसमें जो एग्जाम में महत्वपूर्ण चीज पूछता है, वो ये बेसिक सी चीज ये है कि किसका संबंध किससे है। ये चीज इंपॉर्टेंट करके आपसे पूछता है एग्जाम में कि किसका संबंध इसमें किससे है। मतलब भिन्नता, निशान और आद्य लेखन का जो संबंध है वो किससे किससे है। देखिए, भिन्नता और निशान का संबंध भाषिक संरचना से होता है। जो ये भिन्नता है और ये निशान है, इसका संबंध किससे है? भाषिक संरचना से। इनका संबंध भाषिक संरचना से होता है। और जो अंतिम है आद्य लेखन, उसका संबंध वास्तव में उस अनकहे अर्थ की खोज से है, जिसको ढूंढने के लिए विखंडन किया जा रहा है। और आद्य लेखन का संबंध होता है अनकहे अर्थ की खोज से। इसी को खोजने के लिए हम संपूर्ण विखंडन करते हैं। अब बेसिक सी बात आपको इतनी समझनी है कि कोई विखंडन करने के लिए आपको चाहिए क्या। आराम से समझते रहिए। देखिए, अगर आपको किसी चीज का विखंडन करना है, किसी चीज को तोड़ना है, तो शुरुआत में वो चीज कभी ना कभी जुड़ी जरूर होगी, मतलब उसकी संरचना फिक्स अवश्य होगी। इसी संरचना को तो हम तोड़ रहे हैं, और ढूंढ क्या रहे हैं? अर्थ। और अर्थ कैसा ढूंढ रहे हैं? देखिए, एक अर्थ ढूंढे, फिर इसकी कुछ संरचना हुई, फिर इसको तोड़े, फिर दूसरा अर्थ ढूंढे। यानी कि अर्थ की अनंत संभावनाएं हैं, कोई अर्थ अंतिम नहीं है, असीम रूप से अर्थ चलता चला जाएगा। तो विखंडन वास्तव में इसी का हो रहा है। ठीक, अब देरिदा ने कुछ मत दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देरिदा की कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं,
जो आपको समझ में आनी चाहिए, एग्जाम में आती हैं। देरिदा के मत, मतलब देरिदा के कुछ विचार प्रमुख रूप से उनको समझ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले वो ये कहते हैं कि भाई सबसे जरूरी चीज इसमें साहित्यिक भाषा और आलोचना में कोई भेद नहीं है। देखिए, साहित्यिक रचना और आलोचना में मेनली कोई तात्विक भेद नहीं होता। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, रचना की भाषा आलोचना की भाषा से बड़ी होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज वो बताते हैं। रचना की जो भाषा होती है, रचना के मतलब पाठ, पाठ मतलब यहाँ टेक्स्ट है, की भाषा आलोचना की भाषा से बड़ी होती है, की भाषा से बड़ी होती है। अब इसका तात्पर्य क्या है ये भी समझ लीजिए। जब कोई कह रहा है कि रचना की भाषा आलोचना की भाषा से बड़ी होती है, क्यों होती है? मान लीजिए मैं स्वयं एक रचनाकार हूं, तो मैंने पहले से ही कुछ सोच करके वो रचना लिखी होगी, तो इसकी भाषा आलोचना की भाषा से सदैव क्या रहेगी? बड़ी होगी। क्योंकि जान लीजिएगा, किसी चीज का प्रथम प्रयास सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप लोग को बेसिकली अगर हम ये कहें कि हिमालय पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, या चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो आपको जरूर याद रहता है। कारण ये है कि जैसे रचना की भाषा जो है वो आलोचना की भाषा से पहले आई है ना, तो इसीलिए रचना की भाषा प्रथम प्रयास थी। रचना की भाषा प्रथम प्रयास है, इसीलिए इसको देरिदा क्या मानते हैं? आलोचना की भाषा से बड़ा मानते हैं। वैसे भी जो चीज फर्स्ट आई रहती है वो सिंपल सी बात है कि वो बड़ी है, महत्वपूर्ण है। ठीक, अब आपको बेसिकली ये समझना है। इससे पहले जो था, अब देखिए, आप लोगों ने सास्यूर का नाम सुना होगा, भाषा वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक छोटी सी बात बताई थी, वहां से भी जोड़ करके देरिदा को हम देख करके चलते हैं। सास्यूर साहब, सास्यूर साहब आपको पता है भाषा विज्ञान के जनक थे, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक थे। इन्होंने भाषा के दो रूप आपको बताए थे, एक बोला था लॉन्ग और एक बोला था पैरोल। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को लॉन्ग और पैरोल के विषय में थोड़ा बहुत पता होगा। बहरहाल अगर मान लीजिए नहीं पता है, लॉन्ग मतलब होता है भाषा की वही लिखित व्यवस्था या भाषा की व्यवस्था। लॉन्ग का मतलब हो गया भाषा की व्यवस्था से है, और पैरोल जो है वाक, स्वतंत्र वाक क्षमता से, मतलब वाक कौशल से, वाक से। ये बोलने से है, वो लिखने से। तो सास्यूर जब संरचनावादी, आपको पता संरचनावाद में है, तो वो वाक को महत्वपूर्ण मानते हैं। सास्यूर किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? वाक को। यही पश्चिम की व्यवस्था ही थी। लेकिन देरिदा ने, देखो बाकी सब संरचना देख रहे थे, तो देरिदा ने उलट करके क्या देख लिया? विखंडन देख लिया। तो अगर सास्यूर जैसे लोग पैरोल या वाक को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो देरिदा कहते हैं नहीं, वाक ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भाषा का लिखित रूप ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाक की जगह देरिदा किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? देरिदा लिखित रूप यानी टेक्स्ट को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। किससे? वाक से। ये बात क्लियर समझ लीजिए। समझ में आई बात? तो और बाकी लोग किसको मानते हैं वो भी आप समझ जाएंगे। ठीक, इतनी चीजें आपको समझनी थी। क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? ठीक वही चीज है, लेखन वाक से पहले होता है। देरिदा का मानना है कि जो लेखन है वो वाक से पहले है, लेखन वाक से पहले होता है, और जो पहले है वो महत्वपूर्ण है, पहले होता है। और बाकी सास्यूर जैसे लोग क्या मानते हैं? महत्वपूर्ण वाक को मानते हैं। ठीक, सास्यूर वाक को प्रथम मानते हैं। अगर देरिदा लेखन को पहले मान रहे हैं तो सास्यूर जैसे लोग वाक को पहले मानेंगे। ठीक है, अब विखंडन क्या होता है? अब देरिदा ने विखंडन के विषय में कुछ और भी चीजें बताई हैं। देरिदा ने कहा है, देखिए विखंडनवाद है कठिन नहीं, बस इसको समझने और समझाने का तरीका थोड़ा सा अंतर आना चाहिए। वो बोलते हैं कि जो विखंडन है वास्तव में पढ़ने की प्रक्रिया है। ठीक है, विखंडन को वो पढ़ने की प्रक्रिया मानते हैं। ठीक है, विखंडन को पढ़ने की प्रक्रिया मानते हैं। अब पढ़ना क्यों है?
पूरे विखंडन को पढ़ने की प्रक्रिया मानते हैं, क्योंकि ये दबे हुए अर्थ को, छिपे हुए अर्थ को, अंतिम अर्थ की तरफ ले जाने वाले अर्थ को मुक्ति प्रदान करता है। पढ़ने की प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि ये दबे हुए अर्थ को क्या दे रहा है, मतलब दबे या छिपे हुए अर्थ को मुक्ति प्रदान करता है, बाहर निकालता है। और संरचना है तो एक अर्थ के नीचे दूसरा अर्थ हमेशा दबा रहेगा, यानी कि अर्थ की अनंत संभावनाएं हमेशा छिपी रहेंगी। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, बेसिकली ये तैयार रहनी चाहिए। उनका कहना है कि भाई पाठ के बाहर कुछ भी नहीं है, तो ये तुम्हारा संपूर्ण टेक्स्ट है जिसे वो आप पाठ बोलते हैं। देखिए वैसे भी उत्तर संरचनावादी जितने भी विमर्श हैं उसमें कवि का महत्व उतना नहीं है जितना टेक्स्ट का है। तो बोलते हैं टेक्स्ट यानी कि पाठ, तो पाठ के अंदर ही सब कुछ समाहित है, यानी पाठ के बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब जो भी कुछ हमें करना है वो पाठ के अंदर ही करना है, पाठ के बाहर नहीं करना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए। अब विखंडनवाद, वैसे तो विखंडनवाद वास्तव में एक सैद्धांतिक शब्द है जो कला में, स्थापत्य में, दर्शन में और साहित्य में 1980 से अंत के 1990 के आरंभ तक काफ़ी तेज़ी से विकसित हुआ। एक क्वेश्चन जो बेसिकली मान लो आ गया, छूटना नहीं चाहिए। देरीदा को फ्रांसीसी नागरिकता प्राप्त थी, तो अगर कोई पूछेगा कैसे दार्शनिक है तो आप फ्रांसीसी दार्शनिक बता करके 1 नंबर पा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर पाश्चात्य दर्शन का या हिंदी साहित्य का कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता तो उसको नीचे कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा, तो उस पर भी क्लास बना देंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को धन्यवाद।